हे एवरीवन, नमस्ते। मैं मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको एक वीडियो दे रहा हूं मार्केट के मूव को लेकर। अब मार्केट का मूव क्या हर टाइम इम्पल्सिव होता है? क्या हर टाइम ये करेक्टिव होता है? हम लोग इसको समझेंगे कैसे? तो आगे बढ़ने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है आप सबसे कि जब भी हम लोग मार्केट में देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक रेशियो माइंड में आता है कि सप्लाई हो या डिमांड हो तो 50% सप्लाई होनी चाहिए और 50% डिमांड होना चाहिए। ये एक रेशियो है। 40-70 का भी एक रेशियो है कि जो डिमांड है वो 30% होना चाहिए या फिर रेशियो जो सप्लाई वो 70% हो। मतलब ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। क्या माइंड में और कोई रेशियो चल रहा है? क्योंकि इम्पल्स और करेक्टिव भी इन्हीं रेशियो पर डिपेंड करता है। ना तो इम्पल्स 50% होता है, ना तो करेक्शन 50% होता है, ना तो इम्पल्स 30% होता है, ना तो करेक्शन 70% होता है। तो एक्चुअल रेशियो क्या है? तो एक्चुअल रेशियो पर जाने से पहले मैं आप सबको एक बुक रिकमेंड करूंगा कि एक्चुअल रेशियो क्या होता है। आपको ये वाली बुक पढ़नी है, द 80-20 प्रिंसिपल। इस रूल में आप ये समझोगे कि इम्पल्स कितना होता है, करेक्शन कितना, मतलब ये जो नेचर है 21 रेशियो पर डिपेंड है। ये हाईली रिकमेंड है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जब मैंने ये बुक पढ़ा तो मैंने ये पाया कि 80-20 का जो रूल है वो हर जगह काम करता है। अब हम बात करते हैं कि अगर हम लोग 20% इम्पल्स को लेकर चलेंगे तो 80% करेक्शन हो गया। और अगर हम लोग 20% करेक्शन को लेकर चलेंगे तो 80% इम्पल्स हो जाएगा। रहेगा दोनों यही रेशियो। अब जरा इस बुक में पढ़ना, फिर इस वीडियो को देखना, आपको समझ जाएगा। तो ज्यादातर लोग मेरे से बोलते हैं कि तुम करेक्शन की काउंटिंग हमेशा क्यों करते हो, हर चीज को करेक्टिव नेचर से क्यों देखते हो। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं मार्केट को हमेशा करेक्टिव नेचर से इसलिए देखता हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 80% जो करेक्ट 80% जो मार्केट का जो रेशियो है, ट्रेंड है, वो हमेशा करेक्शन में रहता है। इसलिए मैं करेक्शन को बहुत ज्यादा रीड करता हूँ और इसी चीज को मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, और वो भी डिटेल में। तो आइए और हम लोग चलते हैं, उसको सीखते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपको एक इमेज भी दिखा दूं कि ये वो इमेज है। आप लोग इस इमेज को अपने पास सेव करके रख लेना, मैं थंबनेल भी लगवा दूंगा कि वेव ए, वेव बी और वेव सी, डी और ई। तो ए बी सी कॉमन है, मतलब वेव सेकेंड में ए बी सी ही बनेगा। अब चाहे वो जिगजा बने और चाहे वो फ्लैट बने, बनना वेव सेकेंड में तीन ही है, ए बी सी ही बनेगा। अब अगर ये डबल करेक्शन बनेगा तो डब्ल्यू बनेगा, फिर एक्स बनेगा, फिर ये वाई बनेगा, तीन ही मूव रहा। अब बात करते हैं हम लोग वेव फोर्थ की। वेव फोर्थ में सारा बनेगा, ए बी सी डी ई, पांचों, और केवल वेव फोर्थ में बनेगा। अब इनका स्ट्रक्चर समझिए कि किन रेशियो पे कैसे कैसे होता है। तो आगे बढ़ते हैं और फिर से इस चीज को समझते हैं। अब मैं एक ब्लैंक चार्ट ले लिया, ठीक है ना। ब्लैंक चार्ट है, मतलब कुछ लिखा नहीं है मैंने। अब यहाँ पर समझो, अगर प्राइस को हम लोग इम्पल्सिव देख रहे हैं तो 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 हो गया। अब 1 2 3 4 5 होने के बाद ये जो नेचर जा रहा है वो क्या है? ये बुल ट्रेंड है, ये बुल मार्केट है। तो अगर ये बुल मार्केट में प्राइस का फॉल आ रहा है तो ये एबीसी करेक्शन है, ए बी और सी, ये आपका करेक्शन है, ठीक ना। अब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो एबीसी का पैटर्न बनता है, ये कहां पर फिनिश होता है? मैक्सिमम टाइम ये फिनिश होता है अपने सबसे लोवेस्ट पॉइंट पर, और उसका लोवेस्ट पॉइंट होता है क्या? 81.2%। सबसे लोवेस्ट पॉइंट होता है ये। और ये लोवेस्ट पॉइंट कब तक कंप्लीट होता है? तो ये वाला जो लोवेस्ट पॉइंट है, ये जितना मूव यहां से गया है ना, तो ये जो फॉल आ रहा है या तो ये उतना ही टाइम ले तो ये बुल मार्केट है, या जितना टाइम पीरियड लिया है मल्टीपल टू, तब भी ये बुल मार्केट है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? लेकिन अब जहां ये मल्टीपल टू से ज्यादा टाइम पीरियड लेना शुरू किया, फिर ये बुल मार्केट नहीं है। ये ध्यान रखना, बुल मार्केट में हमेशा प्राइस अपने प्रीवियस मूव का मैक्सिमम डबल ले सकता है ट्रेंड चेंज करने में। उससे ज्यादा हुआ तो ऑलरेडी ट्रेंड चेंज हो चुका है। और अगर यहां से
प्राइस का फॉल आया और पूरे स्ट्रक्चर का उसने हाफ टाइम, पूरे स्ट्रक्चर का इक्वल टाइम लिया या डबल टाइम लिया, तो पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी है कि प्राइस अगेन एक नए बुल ट्रेंड में इंटर कर जाएगा और वेब थर्ड का फॉर्मेशन करता है मार्केट। यही एक पहचान है ट्रेंड को चेंज करने में और ट्रेंड को आगे ले जाने की। ये नेचर है, ये मैं नहीं कर रहा हूं। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि ए बी सी को कब रीड करें। तो ए बी सी को रीड करने के बाद हम क्या करते हैं, हम लोग ध्यान देना। अब जैसे कि आप लोग ना रिट्रेसमेंट डालो यहाँ से पूरे स्ट्रक्चर का, रिट्रेसमेंट और ट्रेंड लाइन और एक्सटेंशन, ईलीड की जान है। तो अब जब पूरा स्ट्रक्चर ऐसे डालोगे ना, तो कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है करेक्शन की। तो कहानी अपने एक सिंगल मूव से स्टार्ट होता है, वेव फोर्थ से स्टार्ट होता है। तो जब प्राइस वेव फोर्थ पर आप यहाँ से जब प्राइस चला ना, यहाँ से जब प्राइस चला और जब पूरी तरह वेव फोर्थ को रिट्रेस कर देता है अपने एग्जैक्ट टाइम पीरियड पर, मतलब जितना टाइम पीरियड इसने लिया वेव फोर्थ से 5 जाने में, उतना ही टाइम पीरियड में प्राइस ने रिट्रेस कर दिया पूरा। इसका मतलब ये करेक्शन का पार्ट बन गया है, करेक्शन का एक पार्ट कंप्लीट हुआ। और ये करेक्शन का पार्ट जब कंप्लीट होता है तो ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम 38.2% पर कंप्लीट होता है। ये ध्यान में रखना, मैक्सिमम 38.2% पर। मिनिमम तो 23% और 40% है, बट वो हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि 38.2% जो है जनरली बन ही जाता है। ठीक ना। तो अगर ये बना, तो अब क्या होगा कि ये जो ए बन रहा है अब 3 मूव में आया, मतलब आप मान के चलो कि ये बना ए बी और सी। ठीक ना। तो जैसे प्राइस का फॉल आता है तो दिमाग में चलता है कि यही होगा, लेकिन ध्यान रखना, अगर ये जो जहां पर ये वाला ए रख रहे हो आप लोग काउंटिंग करते हो, रेड वाला अगर आप ए रखते हो, तो आप इसको ना आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना कि इसमें कितने मूव हैं। तो कितने मूव रहने चाहिए किसी भी करेक्शन है किसी भी पार्ट में, तो ध्यान रखना 3 होने चाहिए पहले, या फिर वो 7 होने चाहिए, या फिर वो 11 होने चाहिए। इतने ही होने चाहिए बस। और अगर यहाँ से इस रेड वाले में से 3 मूव हैं, अगर इसमें 3 मूव हैं तो परफेक्ट आपका एबीसी है। और अब अगर 7 मूव है तो वो एबीसी नहीं है, वो आपका WXY। और इस वाले रेड में अगर वो 11 मूव में है तो इसका मतलब है वो ट्रिपल करेक्शन है। अब इसको आइडेंटिफाई कहाँ करोगे, तो जिस टाइम फ्रेम पर ये कैलकुलेट कर रहे हो, जिस टाइम फ्रेम पर आप वो चार्ट आप वॉच कर रहे हो उसके लोअर टाइम फ्रेम पर, बस सपोज करो कि हम लोग इस चार्ट को डेली के टाइम फ्रेम पर वॉच कर रहे हैं। ठीक है ना। तो अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है कि ए जो जो रेड वाला जो ए है इसमें कितने मूव है, तो हम लोग क्या करेंगे 75 मिनट टाइम फ्रेम पर आ जाएंगे। उस वहां नहीं मिला तो लास्ट एंड फाइनल 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, इससे ज्यादा नीचे नहीं जाना है। तो वहां पर आकर आइडेंटिफाई करेंगे कि पहले आप आइडेंटिफाई करना है एबीसी, बाद में आइडेंटिफाई करोगे, पहले ये मूव काउंट करोगे कि 3 है 7 है या 11 है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि इम्पल्स में कितना मूव होना चाहिए, तो इम्पल्स में अपने पास 21 मूव होना चाहिए। इसी तरह करेक्शन में भी 11 मूव से मतलब 11 मूव से ज्यादा मूव नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 1 मैंने एबीसी भी कंसीडर किया 3 मूव के साथ साथ। और अगर मुझे 7 मूव काउंट करना है तो WXY के साथ काउंट करेंगे। अगर मुझे 11 काउंट करना है तो हमारा काउंट क्या हो जाएगा, ये हम लोग काउंट करेंगे WXY X और Z के मूव से, राइट ना। अब आगे बढ़ो। तो अगर प्राइस 38.2% पर आने के बाद अब हमारे दिमाग में क्या चलता है कि बी का स्ट्रक्चर कैसा होगा। बी का स्ट्रक्चर कौन डिसाइड करता है, तो बी का स्ट्रक्चर ये तीनों डिसाइड नहीं करते। किस कंडीशन में ये तीनों डिसाइड नहीं करते हैं। अब यहां पर 3 मूव है, मतलब 3 मूव है 7 मूव है 11 मूव है, तो ये क्या करेंगे बी को मिनिमम कितना लेके जाएंगे, बी को मिनिमम 3 मूव में लेके जाएंगे और वो भी 61.8%। कैसे, आप इसको हटाओगे तो अगर ये बी को लेके जा रहे हैं ऊपर में, तो ये मिनिमम कितना लेके जाएंगे 61.8%।
ये ध्यान रखना कि 3, 7 और 11 मूव है तो अगला डेस्टिनेशन 61% मिनिमम होगा। क्लियर? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जनरली क्या होता है कि ये डबल ट्रिपल करेक्शन में आता है। तो अगर हम लोग बुल डबल करेक्शन मान लो आ गया, 7 मूव के साथ डबल करेक्शन आ गया, तो हम लोग बुल मार्केट की तरफ मान लेते हैं, तो मिनिमम 61% जाता ही जाता है बुल मार्केट में। इम्पल्स भी कन्वर्ट हो गया तो, और 11 मूव हो गया तो ट्रिपल करेक्शन हो गया, उस केस में भी ये 61% जाता है। और 3 मूव रहेगा तो अल्टीमेट ये तो जाएगा ही जाएगा 61%। ठीक ना? तो बी को 61% पहुंचाने के लिए कितने मूव इंपॉर्टेंट है? 3, 7 और 11। ठीक है ना? अब यही चीज अगर मान लो कि हमने यहां पर ए रखा और ये बी और ये सी, 3 मूव के साथ, अब इस वाले ए में काउंट कर रहे हो और काउंट करते हुए मान लो कि आप लोग को मूव मिला 5। ठीक है? तो क्या ये 61% जाएगा? बोलो। नहीं जाएगा। 5 मूव हो गया तो ये ज्यादा से ज्यादा कहां तक जाएगा? 50% बस। तो सबसे ज्यादा रोल प्ले कौन कर रहे हैं? अब बाद में फ्लैट ढूंढना, अब बाद में जिगजैग ढूंढना, पहले मूव तो काउंट कर लो। अगर आपने एक बार मूव काउंट कर लिया फिर तो आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। फिर तो आपको पता लगा लोगे कि अगला स्टेप कितना होगा। तो अगर जिसको भी ए मार्क करने जा रहे हो, ये पहले दिमाग में रखो कि वो उस ए में कितने मूव है। 3 मूव है तो 61%, 7 मूव है तो भी 61%, 11 मूव है तो भी 61%, 5 मूव है केवल सिंगल 5 मूव है तो ये 50% जाएगा। और वो भी मैक्सिमम। मिनिमम कितना? तो मिनिमम आपका 14%। और यही एक ऐसा नेचर है जो जिगजैग का फॉर्मेशन करता है। ठीक है? अब सुनो, एक केस और है। एक एक केस ये भी है कि अगर यहां पर ए बना, ठीक ना, जो ए बन रहा और उसमें आपने कितने भी आपने मान लो कि आइडेंटिफाई कर लिया 5, तो 5 के बाद कभी भी 61% नहीं जाएगा, ये तो रूल है। अब मान लो कि 11 मूव है और 7 मूव है या 35 मूव, जितने भी मूव, सॉरी 35 वाले 3 मूव है, तो यहां से जो मूव जाएगा, तो अगर ये स्पीड में गया बी में, तो कंडीशन क्या रखना? कंडीशन ये है कि जितना ए ने टाइम लिया है, सुन लो पहले, कि अगर यहां से मूव, सपोज करो कि यहां से यहां तक फॉल आया और 13 कैंडल, 13 मूव में आ गया, तो 13 कैंडल में बी कहां तक चला जाए? 90% चला जाए 13 कैंडल में। तो हम क्या सोचेंगे? ये तो इम्पल्स का पार्ट है, ये तो इम्पल्स है, पैटर्न कंफर्मेशन करेगा। यही करते हैं। तो आपको यहाँ पे अलर्ट रहना है। अगर सेम टाइम पीरियड पर बी का फॉर्मेशन हो गया तो इसका मतलब है कि वो इंडिकेट कर रहा है किसके लिए, वो तैयारी किसके लिए कर रहा है? वो ट्रायंगल के लिए तैयारी कर रहा है। हम यहां से इसको पकड़ सकते हैं बी के लिए, मतलब हम यहां से पकड़ सकते हैं सी, डी और ई के लिए, कि वो ट्रायंगल में केवल बी ही एक ऐसा पार्ट है जो अपने ए के टाइम पीरियड ले लेता है। उससे कम भी ले सकता है लेकिन ज्यादा से ज्यादा इसके बराबर ही रहेगा। यही एक ऐसा नेचर है। क्लियर ना? तो हम लोग ने फ्लैट में पढ़ा कि फ्लैट में हमें कितना मूव चाहिए, तो फ्लैट में हमें 3, 7 और 11 चाहिए। जिगजैग में कितना चाहिए? 5 चाहिए। तो उसके रेशियो आप इस तरह से आइडेंटिफाई, पर मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि भूल जाओ, एक साइड एक तरफ से मान के भूल जाओ कि मुझे कोई करेक्शन आती है। आपको पहले मूव आइडेंटिफाई करना सीखो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बार मूव आइडेंटिफाई कर लिया, फिर क्या करना है जी, कि जब बी ए भी डिसाइड हो गया, मान लो कि ए डिसाइड हो गया, अब बी डिसाइड होने में वो टाइम नहीं लगता। अब सी की बात करते हैं। ठीक है ना? तो सी, मैं मैक्सिमम टाइम आपको बता देता पढ़ाता हूं कि सी का जो मूव आप रखते हो, सी आपका कितना होना चाहिए? तो सी आपके लिए 61% मिनिमम होना चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, वेब थर्ड, सपोज करो कि ये आपका 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ से डाउन 10 में भी अगर मान लो कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और 5 है, अगर डायगोनल भी बना रहा है, लीडिंग डायगोनल, इंडिकेटर, कुछ भी बना रहा है, तो बहुत सारे बुक्स में ये लिखा है कि जो बुक, ये जो मिनिमम जो मूव है वेब थर्ड का, वो 38.2% भी हो सकता है और 50% भी हो सकता है। जनरली मैं इसको नहीं मानता।
मैं मानता हूं 61%, ये मेरा रूल है। और ये ग्लेनली में भी है, ग्लेनली में 38.2% है। ठीक है ना? तो कम से कम 61% आना चाहिए। अगर नहीं आया तो नहीं आया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? तो अगर नहीं आया तो ये 38.2% और 50% से लौटेगा, और जिसको बोलेंगे क्या, जिसको बोलेंगे फेलियर। सी, सी फेलियर भी बनता है। तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो सी अगर बन गया तो इसको आइडेंटिफाई करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि ये बी सी बना, और आप क्या करोगे कि आप पूरे स्ट्रक्चर का रिट्रेसमेंट डालोगे ऐसे, पूरे स्ट्रक्चर का रिट्रेसमेंट ऐसे डालोगे, और मान लो कि ये फेलियर हो गया, तो इसका पहला ही डेस्टिनेशन क्या है? 81.2%। तो आपको यहां पर आकर पता चलेगा कि ये जो पॉइंट बना था ये सी फेलियर था। रनिंग मार्केट में सी नहीं आइडेंटिफाई कर सकते आप। और ये आपका कितने मूव में? ये आपका 9 मूव में भी हो सकता है, ये आपका 9 मूव में भी हो सकता है। ठीक है ना? 81% मिनिमम टारगेट है इसका, अगर ये रिवर्सल ले लिया तो। फिर तो यहाँ से इम्पल्स स्टार्ट, मिनिमम ये टारगेट, उसके बाद 100, फिर 127% यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो वो। ठीक ना? तो ये मैंने आप लोगों को लिए ना एक छोटा सा वीडियो बनाया, और ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी आप काउंटिंग करो तो दिमाग में ये मत डालो कि जिगजैग काउंट करना है, फ्लैट काउंट करना है, डबल करेक्शन काउंट करना है, ट्रिपल करेक्शन काउंट करना है, ये ढेर सारी चीजें काउंट करना है। पहले उसको भूल के पहले मूव काउंट करने हैं। ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा, और इसमें और क्या जानना चाहते हो, ताकि मैं उसको कवर कर सकूँ। ठीक ना? अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते, प्रणाम आप सबको।